He is among the youngest politicians of the country, a chief minister of India's most politically significant state, and could become chief minister all over again in an election that could change the entire picture of national politics. Let's bring you, in his own words, Akhilesh Yadav. Akhilesh, एक वाई फैक्टर कहा जाता है कि आ गया है उत्तर प्रदेश में। एक ज़माने में वाई फैक्टर अखिलेश यादव सुनते थे तो कहते थे कि यादव फैक्टर होगा। अब एक यूथ फैक्टर आ गया है। मैंने बहुत लोगों से बात की, उन्होंने मुझे कहा कि आपकी सबसे बड़ी पॉजिटिव जो एक तरह से उनको लगती है रिलेटेबिलिटी, जो आपको पसंद करते हो, कहते हैं भाई हमारी उम्र का है, यंग लोग कहते हैं। डू यू बिलीव दैट यूथ आपका बिगेस्ट एसेट है कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड लेकर आप इस चुनाव में जा रहे हैं? मैं ये कह सकता हूँ इस चुनाव में आज जो युवाओं का या यूथ का जो सपोर्ट सरकार को, पार्टी को मिल रहा है जी, कहीं ना कहीं सरकार का काम है और कोशिश ये रही कि जो काम करें कम से कम आने वाली पीढ़ी को लाभ पहुँचे। मुझे याद है जब मैं 2012 का घोषणा पत्र बना रहा था, बहुत सारे ऐसे समाजवादी साथी थे वो ये नहीं चाहते थे कि लैपटॉप उसमें शामिल किया जाए। मैंने उस समय लैपटॉप शामिल किया था। साथ ही साथ ये फोकस रहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बेहतर होगा, क्योंकि आने वाले समय में शहर बड़े हो रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। तो मैंने घोषणा पत्र में लिखा कि जो एक्सप्रेस वे बनेगा वो एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेस वे बनेगा। इसी तरह एजुकेशन के सेक्टर में जो बदलाव या जो मेडिकल एजुकेशन में काम हुआ है, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाना, क्योंकि MCI का एक तरीका है, सरकार अपने खर्चे पे कितना पैसा कर सकती है खर्च, तो प्राइवेट और सरकार के मेडिकल कॉलेज, मैं ये कह सकता हूँ हमारी तमाम योजनाएं ऐसी थीं। सरकार की कोशिश ये रही कि जो नौजवान है, युवा है, जिसकी ज़रूरत है कि आज वो पढ़ना चाहे, डॉक्टर बनना चाहे, इंजीनियर बनना चाहे, नौकरी चाहे, रोज़गार चाहे, वो तमाम चीज़ें सरकार के माध्यम से हों। वही कोशिश मैं समझता हूँ आज सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बन रही है कि अगर एक्सप्रेस वे बना है तो 2 शहरों को, गाँव को जोड़ा है। वहीं अगर लैपटॉप दिया है तो न जाने कितनी कहानियाँ होंगी उसके पीछे। जिसको लैपटॉप मिला होगा पता नहीं वो नौकरी कर रहा है, कहाँ आगे पढ़ाई कर रहा होगा। मुझे आज तक शिकायत नहीं मिली। जो भी मुझसे मिला है उसने कहा कि इस योजना से लाभ मिला है, उसके परिवार को सबको समझने और सीखने का मौका मिला। और आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात की, आपने कहा कि आपको मनाना पड़ा, आपके जो पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, शायद किसी अलग सोच के जो नेता थे, उनको मनाना पड़ा कि भाई लैपटॉप देना कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। तो एक तरह से एक न्यू समाजवादी पार्टी की बात होती है, एक नई समाजवादी पार्टी जो आपने क्रिएट करने की कोशिश की है। इसमें आपके लिए जेनरेशनली पुराने नेताओं के साथ कितनी चैलेंजेस आए? देखिए, लैपटॉप बताना और समझाना, मैंने उनसे कहा कि देखिए ये टेक्नोलॉजी कम से कम इतनी आसान है कि भाषा कोई से हो वो चलेगी इस। वो क्या बोलते थे? वो थोड़ा सा लगता था उनको कि हम हट रहे हैं अपने जो कोर वैल्यूज से। मैंने उनसे कहा कि इस सिद्धांत से हम कहीं नहीं हट रहे हैं। आज ज़रूरत इस बात की कि जो आने वाली पीढ़ी है, ज़माने के हिसाब से अगर समाजवाद नहीं चलेगा, समाजवाद ये नहीं कहता कि आप टेक्नोलॉजी को नहीं अपना सकते हैं। अगर दूरियां बन जाएं लोगों में इस बात को कि कुछ लोग जानते हैं कंप्यूटर, आज बात हो रही है डिजिटल डिवाइड की, मैं समझता हूँ डिजिटल डिवाइड कैसे ख़त्म होगा? आखिरकार कहीं ना कहीं आपको लोगों तक इन चीज़ों को पहुंचाना पड़ेगा। शायद मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश 18 लाख लैपटॉप बांटने के बाद कोई गांव ऐसा नहीं होगा जिसमें समाजवादी लैपटॉप ना पहुंचा हो या उस योजना से लोगों को लाभ ना पहुंचा हो, शहरों में भी। अच्छा, ये जो गठबंधन है, अब ये एक तरह से इसको भी पोजीशन किया गया है कि ये 2 यंग लीडर्स हैं, अखिलेश यादव और राहुल गांधी। लेकिन कुछ लोग आपकी पार्टी में भी शायद आपको बोलेंगे कि भाई आपने कुछ ज़्यादा ही बड़ा दिल दिखा दिया, क्या ज़रूरत थी 105 सीट देने की? आप तो कम सीट दे के भी उनको आपकी ज़्यादा ज़रूरत थी। आपने क्यों फैसला किया कि ये 105 सीट में दूँ? मेरा लक्ष्य ये था कि कैसे भी उत्तर प्रदेश में वोटों का बिखराव ना हो और कम से कम अगर एक और नई पीढ़ी के लोग जुड़ना चाहें चीज़ों को आगे ले जाने के लिए, तो मेरी कोशिश रही कि कांग्रेस पार्टी से अगर अलायंस हो जाए और अगर कुछ ज़्यादा भी देना पड़े। मैंने तो अपने पब्लिक मीटिंग्स में कहा कि जिस व्यक्ति का बड़ा दिल होता है उसके साथ दोस्ती बड़ी हो सकती है, और अगर कंजूसी से कोई रहेगा तो शायद दोस्ती नहीं उतनी दूरी तक चल सकती है। तो कम से कम समाजवादियों ने ये दिखाया कि उनका दिल बड़ा है। लोगों को साथ लेने में अगर कुछ अपना भी नुकसान होगा तो हम नुकसान सहने, लेकिन इसका परिणाम बड़ा है।
देश की राजनीति के लिए और प्रदेश की राजनीति के लिए मैं समझता हूँ वोटर्स के अंदर अब कन्फ्यूज़न ख़त्म हो गया है। लोग ही चाहते हैं कि समाजवादी और कांग्रेस अलायंस की सरकार बने दोबारा। खासकर समाजवादी लोग, हालांकि उन्हें नुकसान थोड़ा उठाना पड़ा है, लेकिन मैं कह सकता हूँ ये नुकसान का भरपाई सरकार बनने के बाद हो सकती है, क्योंकि प्रदेश को बहुत कुछ समाजवादी लोग दे रहे हैं। इस प्रदेश को तमाम वो चीज़ें दे रहे हैं वो सोचा नहीं जा सकता था। लोग नहीं मानते थे कि 23 महीने में एक्सप्रेस वो 302 किलोमीटर का बन सकता है। सरकार बनेगी, यही एक्सप्रेस वे मैं गाजीपुर और बलिया तक ले जाना चाहता हूँ। मेरी कोशिश ये है कि उत्तर प्रदेश के किसी हिस्से से अगर कोई व्यक्ति अगर लखनऊ आना चाहता है तो 5-5.5 घंटे में कम से कम वो आ जाए। पर आप ये मानेंगे कि आपको राहुल गांधी की कम ज़रूरत है और राहुल गांधी को आपकी ज़्यादा ज़रूरत है, इतना तो मानते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश के लिए तो ये मैं कह सकता हूँ यही बात है। सच है ना? क्योंकि उनका संगठन और उनकी ताकत जितनी होनी चाहिए थी इधर, क्योंकि उन पार्टी के लोगों ने काम नहीं किया। अब तो ज़मीन पे चीज़ें दिखाई दे रही हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ये उन्हें मौका मिला है जुड़ करके कुछ काम करने का। ये हमेशा मौके नहीं मिलते राजनीति में। उन्होंने क्या वो जो एक रिस्पेक्ट आपको मिलनी चाहिए थी, ये सब माइंड में रखते हुए क्या आपको मिली है? क्योंकि कुछ लोगों को लगा कि जब आप लोगों की पहली जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो राहुल गांधी वाज द मोर अग्रेसिव एंड असर्टिव प्रेजेंस। हालांकि अगर ये मूवी होती तो इसमें लीड रोल तो आपका है, तो आपको लगा क्योंकि आप थोड़े मेलो अपने तरीके से आप कर रहे थे, वो थोड़े ज़्यादा असर्टिव हो रहे थे, तो आपको थोड़ा उसको देख के अजीब लगा कि भाई हीरो तो मैं हूँ, यहाँ पर सपोर्टिंग कास्ट वाले हीरो बनने चले हैं। हालांकि राजनीति में अगर परिणाम के लिए चिंता की जाए तो मैं समझता हूँ इन चीज़ों की कोई मतलब नहीं बनता। और जो हिस्सा उन्हें रोल प्ले करना था वो अपना हिस्सा और लोगों को या प्रेस को बताने में मैं समझता हूँ काम कर रहे थे। और जो मेरा तरीका है, मेरा अपना तरीका है जी। मैं जैसा हूँ वैसे ही रहूँगा, वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। लेकिन जहाँ तक किसी को नीचा करना, किसी को ऊंचा करना, ये मैं समझता हूँ मेरे ख्याल में नहीं आया। और मैं इन चीज़ों को ख्याल में इसलिए नहीं रखता हूँ कि अगर संबंध और दोस्ती रखनी है और कुछ बड़ा हासिल करना है तो मैं समझता हूँ इन चीज़ों का कोई मायने नहीं रखता। तो आप कह रहे हैं ये गठबंधन कांग्रेस के लिए एक मौका है कि वो अपने संगठन को दोबारा खड़ा करे? मैं कह सकता हूँ इस बात को, और आप उनकी मदद कर रहे हैं उनकी संगठन को खड़े करने में। मैं मदद नहीं कर रहा हूँ, मैं उन्हें मौका दे रहा हूँ। और क्योंकि आप कंजूस नहीं होना चाहते, आप बड़ा दिल दिखाना चाहते हैं। मैं ये कहता हूँ प्रदेश और देश के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। जो निराशा लोगों में आई है बीजेपी और उनके सहयोगियों से, मैं समझता हूँ यूपी जैसे प्रदेश जहाँ सबसे बड़ा प्रदेश है, 70 से ज़्यादा एमपी जीते, शायद वो कुछ नहीं दे पाए 3 साल में। ये बजट भी आया, ये भी बजट चला गया वैसे ही का वैसे। क्या आपको क्या टिप्पणी है बजट पर? मैं तो ये कह सकता हूँ कि निराश किया है। देश हमारा बड़ा है, हालांकि प्रदेश हमारा बहुत बड़ा है, आबादी बढ़ रही है, और अगर हम ग्रोथ रेट और हम अगर देश को नहीं संभालेंगे तो नौकरियां कहाँ से देंगे लोगों को, रोज़गार कहाँ से देंगे? हम कितना भी कुछ कहें, लेकिन हमारी अगर तरक्की खुशहाली के साथ चीज़ें नहीं जुड़ेंगी तो शायद नौकरी रोज़गार देना मुश्किल होगा। हमारे शहर बड़े हो रहे हैं, गाँव की अर्थव्यवस्था बदल रही है, तो कम से कम शहरों को क्या मिले, शहरों की क्या ज़रूरत है, गाँव हमारे कैसे खुशहाल हों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे बेहतर, इन पहलुओं पर सोचना चाहिए। अगर नहीं काम होगा तो मैं समझता हूँ देश को जो परिणाम मिलने चाहिए वो नहीं मिलेंगे परिणाम। इस चुनाव में नोटबंदी कितना बड़ा मुद्दा रहेगा? नोटबंदी का असर आम लोगों में दिखाई दे रहा है और सब परेशान हुए हैं। किसान रहे हों, मजदूर रहे हों, नौजवान या कोई भी रहा हो, व्यापारी, उद्योग चलाने वाले लोग, सबको परेशानी हुई। और सरकार ने नासमझी में बिना तैयारी के ये नुकसान किया है। लोगों की जान चली गई, हमने तो उनकी भी मदद की। ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था के साथ धोखा किया गया। पर ये चुनावी मुद्दा है कि नहीं है? ये चुनावी मुद्दा है और लोग देखिएगा इस बार फिर लाइन में लग करके उन्हें परेशानी याद आएगी जब वो बैंक के आगे लाइन में लगे थे। इनके कई कार्यकर्ताओं के साथ व्यवहार अच्छा नहीं हुआ जब ये वोट मांगने गए। कई खबरें ऐसी भी हैं, मुझे जानकारी है कि यहाँ जहाँ ये लोग समझाने गए कि नोटबंदी से यही असर पड़े, शायद उनको बहुत अपमान का सामना करना पड़ा। जो लीडरशिप अपनी लीडरशिप को बताने गए थे, जो लोकल लीडरशिप जो समझाने गई नोटबंदी से, मैं समझता हूँ नोटबंदी से जो उनका लक्ष्य था वो साफ नहीं था कि वो आखिरकार चाहते क्या थे। भ्रष्टाचार को ख़त्म करना, मैं समझता हूँ लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। 2 व्यक्ति अगर खुद तय कर लेंगे कि हमें भ्रष्टाचार नहीं करना तो नहीं होगा, लेकिन ये जोड़ देना कि नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा,
काला धन वापस आ जाएगा, ये बात गलत थी। हमारा आपका लेन देन काला सफ़ेद होता है, ये पैसा काला सफ़ेद नहीं होता। ये लेन देन में हम कितना जागरूक कर सकें लोगों को, लेन देन को हम कितना साफ तरीके से पॉलिसी के माध्यम से या कोशिशों के माध्यम से चीज़ें ठीक कर सकें, तब शायद परिणाम अच्छे आएंगे। आपने इस हफ्ते काफ़ी जोर दिया वेस्ट यूपी में प्रचार किया है, मुजफ्फरनगर, कैराना, बुलंदशहर, इन इलाकों में आपका काफ़ी फोकस रहा है। ये ऐसा इलाका है जहाँ पर पोलराइजेशन की एक एविडेंस है। मुजफ्फरनगर के दंगे अभी भी सबको याद हैं। आपने बात की पलायन की, अब जहाँ पर बीजेपी कहती है कि कैराना में देखिए यहाँ से हिंदुओं को बाहर जाने को एक तरह से कंपेल किया गया, हम इसकी इंक्वायरी कराएंगे, हम देखेंगे ऐसा ना हो। आपने उल्टा कह दिया कि भाई पलायन तो मोदी जी ने किया है। आपका क्या मानना था? देखिए, मैं इस बात को बिल्कुल साफ कह सकता हूँ। जिस समय ये सवाल उठा था कैराना का, जहाँ पलायन का सवाल आया था, जो लिस्ट बना करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दी थी, मैं समझता हूँ वो लिस्ट पर पूरी जांच हुई है। वो लिस्ट बिल्कुल बोकस निकली, कोई आधार नहीं था उसमें। आप कह रहे हैं कोई मतलब कोई आधार नहीं था, कोई सच नहीं है। जो बात कहना चाहते थे कि किसी समुदाय की वजह से, डर की वजह से लोग चले गए, ऐसा नहीं था। सच्चाई ये थी कि वो अपने संपन्नता के कारण, खुशहाली के कारण, या उनको अपॉर्चुनिटी दूसरी जगह मिल रही थी, अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से गए। कुछ लोग बगल में पानीपत चले गए, क्योंकि पानीपत बहुत दूर नहीं है वहाँ से, 25-30 किलोमीटर है। लोग काम करते करते उनको वहाँ पर मौका मिल गया, थोड़ा बहुत पैसा बनाया, वहाँ रुक गए या दिल्ली चले गए। वो पूरी की पूरी लिस्ट एकदम निराधार थी, कोई उसका मतलब नहीं था। मैंने कहा कि लोग बहुत जाते हैं खुशहाली तरक्की के लिए, लोग मौका पाते हैं जहाँ पर वो काम करते हैं, वहाँ चले जाते हैं कई बार। इसलिए कैराना में मैं जब कल गया तो मैंने कहा कि आपकी पढ़ाई के लिए, और अगर जो कारोबार पानीपत में है, अगर वही कारोबार के लोग यहाँ काम कर सके तो मैं शायद वो पानीपत रहने नहीं जाएंगे या पानीपत काम करने नहीं जाएंगे। असली सवाल यह है कि उद्योग या काम कैसे उनको वहीं पर उपलब्ध हो। मैं तो जानता हूँ बहुत सारे लोगों को काम के लिए न जाने कहाँ जाना पड़ता है, नौकरी करने जाते हैं लोग, जगह अच्छी लगती है, बस जाते हैं लोग। मैं कहता हूँ नोएडा में न जाने कितने लोग कहाँ से बसे हुए हैं। कल को सवाल नोएडा में उठा दे भारतीय जनता पार्टी के पलायन करके लोग आ गए हैं। ये बहुत छोटे सवाल हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ अच्छा बताने को नहीं है। जब कभी ये बात कर देते हैं, नफरत की बात की इन्होंने, जहर घोलने की बात की, कभी भी इनकी तरफ से कोई सवाल अच्छा नहीं आता। कभी मैं पूछता हूँ, धर्म परिवर्तन पे बात कर रहे थे लोग, पलायन पे इन्होंने बात किया, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में इन्होंने माहौल ख़राब करने की कोशिश की। मैं ये कह सकता हूँ आज जब चुनाव चल रहा है, लोग जागरूक हैं, इनकी सब चालों को, भारतीय जनता पार्टी के सब काम करने के तरीके को उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है। न इनके बहकावे में आने वाली है, न इनका जो धोखा देते हैं कि अच्छे दिन लाएंगे, न उसके चक्कर में फंसने वाले। और मोदी जी का पलायन मैं तो आपने जिक्र किया, ये राजनीतिक पलायन मैं कह सकता हूँ, पॉलिटिकल माइग्रेशन, क्योंकि उन्हें पता था बीजेपी के लोगों को कि गुजरात से तो नहीं शायद प्रधानमंत्री बन सकते हैं, प्रधानमंत्री का रास्ता तो उत्तर प्रदेश से आता है। तो मैं समझता हूँ राजनीतिक पलायन लोगों ने किया है, यहाँ आए हैं, मौका दिया यहाँ की जनता ने, लेकिन यहाँ की जनता को धोखा भी मिला। तो शायद इस बार यहाँ की जनता ने मन बनाया है कि ऐसे लोगों से बच के रहेंगे, धोखा इस बार दिखाएंगे। गठबंधन की बात करते हैं, बिहार में एक महागठबंधन हुआ, यहाँ गठबंधन रह गया, वो भी बड़ी बात है, लेकिन महागठबंधन नहीं हो पाया। उसमें मायावती जी नहीं आ पाई, जिनको आप किसी ज़माने में बुआ कहते थे, उसमें अजीत सिंह नहीं आ पाए। यहाँ पे कभी चर्चा हुई, कभी आपको लगा कि महागठबंधन की भी ज़रूरत है? उत्तर प्रदेश बड़ा है, बिहार की परिस्थितियाँ अलग हैं। स्वाभाविक है कि वहाँ पर महागठबंधन में जो दो दल दूरी बनाए हुए थे बहुत दिनों से, वो दल पास आए। मैं समझता हूँ यहाँ महागठबंधन की ज़रूरत नहीं थी, एक ही गठबंधन इनका मुकाबला कर सकता है। इस गठबंधन में भी थोड़े से तनाव तो है, जैसे कि कांग्रेस की मांग है कि अमेठी रायबरेली में हमें ज़्यादा सीट्स दें, लेकिन 2012 के अगर आप स्टेटिस्टिक्स को देखें तो उस समय समाजवादी पार्टी का ही स्वीप रहा था, कांग्रेस को शायद अगर मुझे याद हो तो 1 सीट मिली थी। तो वो किस बुनियाद पर ये सीट मांगते हैं और क्या आप उनको देने के लिए तैयार हैं? क्या आपके जो नुमाइंदे हैं प्रजापति जी, उनको विड्रॉ करने के लिए तैयार हैं? नहीं, मैंने अमेठी और रायबरेली में बहुत बार और विस्तार से बात हुई है कांग्रेस लीडरशिप से। उनके लिए तो एक प्रेस्टीज इशू बन गया है। मैंने कहा कि अगर हम इन सीटों को किसी रूप में छोड़ दें और कहीं बीजेपी बीएसपी जीत जाए तो हमारे गठबंधन का बड़ा नुकसान होगा। हमारी, जैसा मैंने पहले कहा कि जब दिल बड़ा होता है तो संबंध भी लंबे चलते हैं। तो
उतनी सीटें नहीं, लेकिन कुछ सीटें मैंने दी हैं, कोशिश की है उनको देने की। पर आपने जो कैंडिडेट्स डिक्लेयर किए हैं आप उनको विड्रॉ करेंगे? हाँ, कुछ को विड्रॉ कर रहा हूँ मैं। बाकी मैं समझता हूँ वहाँ पर तय हो चुका है कि अमेठी में कितने, रायबरेली में कितने चुनाव लड़े जाएंगे, कौन पार्टी कितना लड़ेगी। तो ज्यादा इसमें अकोमोडेट करने के लिए आप तैयार नहीं हैं? बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। और प्रजापति जी को विड्रॉ नहीं करेंगे? प्रजापति जी तो लड़ेंगे वहाँ से, वो उनको विड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि वो प्रजापति वहाँ पर पहले से क्षेत्र उनका है, इसलिए वो तो लड़ रहे हैं अमेठी। अच्छा, आप, मुझे मालूम है आप बहुत टेक savvy हैं, उसकी भी बात होगी, लेकिन व्हाट्सएप पे एक जोक चला था उसमें, जब आप लोगों का रोड शो था आपका और राहुल जी का, तो लो हैंगिंग वायर्स थी और उनके बीच में से ऐसे निकल के आप लोगों को जाना पड़ा था। तो उसमें एक फोटोज आई थी कि देखिए राहुल जी तो डरे हुए लग रहे हैं और अखिलेश जी बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, क्योंकि एक ने कभी पावर एक्सपीरियंस नहीं किया एंड द अदर इज कॉन्फिडेंट ऑफ कमिंग बैक टू पावर। तो ये जोक्स आप भी देखते होंगे, तो एक तरह से हाउ डू यू सी कि आपके जो अलायंस पार्टनर हैं उनके बारे में इस तरह का काफ़ी मजाक भी उड़ता है? देखिए ये ज़माना बड़ा अलग तरह का है जी, और इन्फॉर्मेशन कितनी फास्ट फ्लो कर रही है, कहाँ तक जा रही है, ये पता लगाना बड़ा असंभव सा है कई बार। और बहुत ट्रांसपेरेंट हैं चीज़ें। कोई घटना हुई, कोई फ़ोटो छपी तो लगता है कि सबके पास पहुंच गई। जहाँ तक सवाल मेरा और राहुल उनका है, पावर शायद उन्होंने ज़्यादा देखी है मुझसे ज़्यादा, वो दिल्ली वाली पावर है। हम तो लखनऊ और अपने उत्तर प्रदेश तक सीमित हैं। तो मैं समझता हूँ हमारे लिए कोशिश ये है कि लखनऊ उत्तर प्रदेश दोबारा विकास की और उसी रास्ते पर जाए। आपने कहा कि आपने पावर जो देखी है वो लखनऊ तक सीमित है। बहुत से लोगों को लगता है ये जो चुनाव है इसमें ऐसा पोटेंशियल है कि नेशनल पॉलिटिक्स बदल सकती है। मुझे ये भी याद है कि हम हिंदुस्तान टाइम समिट पे आप और मैं बात कर रहे थे, 2 साल हमने कंसेक्यूटिवली बात की। एक बारी आपने बोला कि 2019 में भी हमारी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तब आपने कहा नेताजी को आप प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट बना दीजिए। क्या आपको लगता है कि ये एक तरह से एक रिहर्सल है फॉर अ लार्जर नेशनल अलायंस विद द कांग्रेस इन 2009? स्वाभाविक है, क्योंकि हमारी देश में पार्टी उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि ये गठबंधन इसी तरीके से अगर आने वाले समय तक रहे तो स्वाभाविक है। यहाँ से लेके 17 से लेके 19 तक ये एक तरह से इंटैक्ट रहे, इकट्ठे। अगर 19 तक को, मैं समझता हूँ 19 से आगे तक भी अगर रहेगा तो देश को नई दिशा दी जा सकती है। परमानेंट अलायंस, परमानेंट पार्टनरशिप, वेल देयर इज नथिंग परमानेंट इन पॉलिटिक्स, लेकिन लॉन्ग टर्म पार्टनर। हाँ, लॉन्ग टर्म अगर कोशिश हो तो न केवल प्रदेश बल्कि देश को एक नई दिशा दी। तो उस पार्टनरशिप की लीडरशिप कौन संभालेगा? क्योंकि इट्स वेरी क्लियर इन यूपी यू आर द बिगर प्लेयर नेशनल स्टेज पे। देखिए, लीडरशिप जनता तय करती है उसका नेता कौन है। कभी कभी जनता ढूंढती है उसका नेता कहाँ मिल जाए। नेता जनता को ढूंढेगा तो मुश्किल है नेता बन पाना, लेकिन जनता स्वाभाविक कभी कभी ढूंढती है कि उसका नेता कौन बन जाए। तो ये पता नहीं क्या होगा कल। ये चर्चा भी हो रही है कि अगर अखिलेश जी यूपी का चुनाव जीत जाते हैं तो वो नेशनल स्टेज पे उनका अराइवल है। मैं इतना बड़ा सपना और इतना रफ्तार से नहीं चलता हूँ। हाँ, मैं सड़क रफ्तार वाली बनाता हूँ, लेकिन मैं खुद नहीं चलता इतनी रफ्तार। आपकी साइकिल तो है, साइकिल तेज चलती है अच्छी सड़क पर, चल सकती है, लेकिन एक उसकी भी सीमा है कि उस स्पीड से बाहर नहीं जा सकती। पर ऐसे तो कोई नहीं हो सकता ना जिसकी, क्यों ना आप रखें एम्बिशंस, नेशनल एम्बिशंस, आप मना तो नहीं कर सकते। नहीं, मैं नहीं मना कर रहा हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होगी पहले उत्तर प्रदेश और जो वादे किए हैं वो पूरे हों। क्योंकि देश में क्या चाहिए, देश को क्या ज़रूरत है। But do you accept that ये चुनाव नेशनल पॉलिटिक्स को बदल सकता है? मैं कह सकता हूँ, और इस बात में सच्चाई है कि उत्तर प्रदेश देश की राजनीति में बदलाव लाएगा और शुरुआत हो चुकी है। और उसके बाद आपकी ज़िंदगी भी बदल सकती है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बदलना चाहता अपने को, जैसा हूँ यूपी में ही बना रहा हूँ, मैं इससे आगे नहीं जाना चाहता। चलिए, वो तो चुनाव के बाद हम आपसे दोबारा सवाल पूछेंगे। आपने इन्फॉर्मेशन एज की बात की, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हाउ मच डू यू पर्सनली यूज द डिजिटल मीडियम टू इन योर पॉलिटिक्स, नॉट इन योर पर्सनल लाइफ, पर अपनी राजनीति के लिए? क्योंकि हमें ये भी पढ़ने को आया था कि जब नेपाल में अर्थक्वेक हुआ था या जब अभी हाल में ही ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, आपने काफ़ी ट्विटर और दूसरे मीडियम से जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही थी आप लगातार उसको माइन करके यूज़ कर रहे थे। तो हाउ मच आर यू यूजिंग दीज फोरम्स? मैं तो ये कह सकता हूँ कि हम सोशल मीडिया पे 2012 से हम लोग, और मुझे याद है कि जब शुरुआत किए थे ऑर्कुट से शुरुआत हुई थी, और उसके बाद 2012 में सबसे ज़्यादा अगर सोशल मीडिया का किसी ने इस्तेमाल एज ए पॉलिटिकल पार्टी किसी ने किया होगा तो शायद समाजवादी पार्टी थी।
उसके बाद ये ठीक है कि कुछ सरकार बनने के बाद हम लोग गैप में रहे और नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन आज मैं समझता हूँ ये डिजिटल जो दुनिया है वो लोगों के हाथ में पहुँच गई। कई बार ये लगता है कि बिना उसके शायद जीवन अधूरा सा हो लगेगा लोगों को, और इंफॉर्मेशन इतनी फास्ट फ्लो कर रही है कि लोग जानना चाहते हैं कि अगले पल क्या है। कम से कम इससे लाभ ये मिला है कि मैं अपनी खबर दे सकता हूँ लोगों तक, मैं अपने समर्थकों तक पहुँचा सकता हूँ। शायद आज के ज़माने में ये ज़रूरत है और पॉलिटिकल पार्टीज धीरे 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 इसका इस्तेमाल ज़्यादा कर रही हैं। आम लोग तो हैं ही हैं, वहीं लोग भी कर रहे हैं। मैं कहता हूँ आप स्वयं कितना करते हैं? मैं तो खुद ही, आपके ऑफिस वाले तो करते हैं, आप स्वयं कितना करते हैं? इधर इलेक्शन है लेकिन फिर भी क्योंकि ये आदत ऐसी है कि आपके हाथ में अगर मोबाइल है, एडिक्शन, हाँ, देखना तो है। एडिक्शन, एडिक्टेड हैं आप कि कुछ भी करेंगे, लेकिन आपकी कोशिश होती है देखें कि क्या हो रहा है। हाँ। तो मैं समझता हूँ ये आदत है। अब तो खुद भी कभी ट्वीट करते हैं कि आपके? मैं करता हूँ, कई बार मैं भी करता हूँ, फेसबुक पे मैं भी कभी यूज़ करता हूँ। हाँ। और इधर इतना नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, लेकिन इसकी जितनी पेनिट्रेशन बढ़ जाएगी मैं समझता हूँ उसको डेमोक्रेसी को लाभ पहुँचेगा। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि लास्ट फ्यू मंथ्स आपके लिए थोड़े से डिफ़िकल्ट रहे। फैमिली बैटल जिसको कहते हैं, परिवार, और नेताजी कभी कहते हैं प्रचार करेंगे, कभी कहते हैं नहीं करेंगे। उसी हिंदुस्तान टाइम्स समिट में आपने उस समय मुझे बोला कि अगर मैं लीडरशिप होता तो मैं अंकल अमर सिंह को तो बोल देता अब आप जाइए, और चाचा को भी संभाल लेता। पहले आपसे पूछूंगी, क्या आप अंकल और चाचा को आप संभाल चुके हैं? मैं अब कह सकता हूँ कि अब चुनाव प्रचार बहुत कम दिनों का बचा है। मैं पीछे मुड़ कर के उन चीज़ों में उलझना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि समाजवादी पार्टी और समाजवादी साथी अब नई दिशा में चल पड़े हैं। और बट पेनफुल, वाज इट पेनफुल फॉर यू? ये पर्सनली पेनफुल, एक दिल को चोट रखने वाली बात। मैं ये कह सकता हूँ कि राजनीति में भी ये देखना पड़ेगा, और बहुत सारे अपने ही लोग उनके सामने खड़ा होना पड़ेगा। शायद ये मुझे नहीं लगता था कि ऐसा होगा, लेकिन अब हुआ तो उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते। कभी कभी परिस्थितियां तय करती हैं कि आपको क्या फैसला लेना है। पर क्या इमोशन क्या थी? वाज इट एंगर, वाज इट पेन? दुख था कि नाराजगी थी कि गुस्सा था? मैं ये कह सकता हूँ इस समाजवादी पार्टी को बचाना ज़रूरी था, और हालांकि नेताजी की ही पार्टी है ये। शायद सबसे ज़्यादा खुश अगर कोई होगा तो नेताजी खुश होंगे कि अगर दोबारा सरकार बन जाए। और मैंने तो हर मौके पर कहा, और नेताजी से जब भी मिला मैं, कि उनको प्रचार में आना चाहिए। मैं समझता हूँ बहुत जल्दी वो प्रचार में भी आए। पर कभी उन्होंने वो कभी हाँ कभी ना वाली बात हो गई है उनके साथ। तो आप कितने कॉन्फिडेंट है कि वो प्रचार में आएंगे? आपके पिताजी हैं, नेताजी हैं, कि वो प्रचार में आएंगे? मुझे लगता है कि बहुत जल्दी वो प्रचार में आएंगे, और पार्टी के तमाम प्रत्याशी जो लड़ रहे हैं उनके समर्थन में अपनी बात रखेंगे। अखिलेश, आखिर में आप जो ये सब इंटरव्यू देखेंगे, ये डिजिटल मीडिया में बहुत ट्रैवल होगा, आप क्या कहना चाहते हैं? अगर आप एक लाइन में कोई आपसे पूछे कि अखिलेश यादव को दोबारा मुख्यमंत्री क्यों बनना चाहिए, क्योंकि आपके बारे में लोग बहुत सी चीज़ें जानते भी नहीं है। आपकी एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, यहाँ पर भी आपने नए रिवर फ्रंट पे प्रोजेक्ट शुरू किए, उसमें आप खुद इन्वॉल्व है, आप डिज़ाइन में इन्वॉल्व है, शायद बहुत लोग जानते नहीं, एक मिनिमलिस्ट एक तरह से यहाँ डिज़ाइन है। सो देयर आर दीज हिडन फीचर्स अबाउट अखिलेश यादव दैट पीपल डोंट नो। आप यूथ की जब आप बात होती है, आप क्या कहेंगे, एक नया आइडिया आप क्या लाए हैं विच इज़ कमेंसरेट विद योर जनरेशन, जो दिखाता है कि भी देखो आई एम अ जनरेशन, आई एम अ लीडर ऑफ टुमारो, नॉट जस्ट ऑफ टुडे? देखिए, हर जनरेशन के इशू डिफरेंट होते हैं, और जो पुरानी पीढ़ी के थे, ये मैं नहीं कहता कि पुरानी पीढ़ी के सब सवाल आज नहीं हैं, लेकिन नई पीढ़ी को नई चीज़ें चाहिए। आज उनके सामने जानकारी बहुत है, और जानकारी होने के साथ वो अपने सपने पूरे करना चाहते हैं। वो नौकरी चाहते हैं, वो रोज़गार चाहते हैं, कोई चीज़ छिपी नहीं है उनसे आज। इसलिए मैं समझता हूँ कोई भी सरकार हो उसको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। वो मौके कैसे आएँ, कम से कम मेरी कोशिश ये रही कि काम कैसे हो। SCL जैसी बड़ी कंपनी IT सेक्टर में लखनऊ ले आए, मोबाइल का कम से कम एक हब बनना जा रहा है नोएडा, ग्रेटर नोएडा में। आपकी फूड प्रोसेसिंग में बड़ा पैमाने में इन्वेस्टमेंट आ रहा है। अब नोएडा कब जाएंगे? मैं आपसे जब मिलती हूँ मैं पूछती हूँ, आपने नोएडा मैं इस बार नोएडा जाऊंगा अगर सरकार बनती है। मैंने सबको कहा, और आपको भी कहता हूँ कि सरकार बनेगी तो मैं नोएडा जरूर जाऊंगा। तो आज फूड प्रोसेसिंग का सेक्टर है। ये अलग बात है कि बाबा रामदेव जी आना चाहते हैं यूपी में और फूड प्रोसेसिंग में काम करना चाहते हैं, वो मार्केट में हैं, तो मैं समझता हूँ उससे कहीं ना कहीं लोगों को लाभ मिलेगा। आज ज़रूरत है एक्सप्रेसवे जैसी सड़कों को बनाने की,
इसके साथ मंडियों को जोड़ने की। तो मैं समझता हूँ इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी को लाभ मिलने जा रहा है। अगर मेट्रो आया है, शहर को लाभ मिल रहा है, ट्रैफिक की सुविधा होगी, वही नौकरियों की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मैं समझता हूँ आज की पीढ़ी ये चाहती है कि तरक्की खुशहाली उनके बीच में भी आए और उनका जीवन स्तर भी बेहतर हो। और यूपी का चुनाव आप मानेंगे एक रेफरेंडम है नोटबंदी पे या नेशनल पॉलिटिक्स पे, क्या ये लोकल इश्यूज पे लड़ाई जाए? मैं समझता हूँ यूपी का चुनाव देश को संदेश देगा। नोटबंदी भी यहाँ सवाल है, बीजेपी पार्टी का कामकाज 3 साल का वो भी एक बड़ा सवाल है। यहाँ उनकी सीनियर लीडरशिप यहाँ है, प्रधानमंत्री यहाँ से हैं, होम मिनिस्टर यहाँ से हैं, डिफेंस मिनिस्टर यहाँ से हैं और तमाम मिनिस्टर यूपी से हैं। डिफेंस मिनिस्टर तो गोवा के, लेकिन वो इलेक्टेड यहाँ से हैं, राज्यसभा गए यहाँ से हैं। तो अगर वो रहने वाले गोवा के हैं तो इलेक्ट क्यों यूपी होकर के यूपी में आए? वही यही प्रधानमंत्री जी के साथ है, वो तो रहने वाले गुजरात के हैं लेकिन यूपी से चुन करके गए हैं। तो यूपी ये, और यूपी छोटी जगह नहीं है, यूपी बड़ी जगह है, 22 करोड़ लोगों की आबादी वाला प्रदेश है। देश के सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री यहाँ से दिए गए हैं। तो मैं समझता हूँ यूपी में जो फैसला होगा वो देश को दिशा देगा। बिफोर आई से थैंक यू टू यू, आपने राहुल गांधी को थोड़ा तो मजाक किया होगा कि जो आपका स्लोगन एक बना था 27 साल यूपी बहाल, अब लाइन पे आ गए। तो मैंने उनसे कहा कि 27 साल बेहाल को आप बदल दीजिए 27 साल खुशहाल। थैंक यू अखिलेश यादव। थैंक यू सो मच।